Okay, good morning, students. Now we'll move forward towards our next topic of Business Studies, Chapter 1, that is Level of Management. Before this one, इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने क्या देखा था? नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, और उसमें कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट हैं और कौन से नहीं हैं. ओके, अब अपन देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या चीज़ होती है? As we learned that management does not refer to a single individual but it refers to a group of persons in companies. Large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. To carry on these activities, these employees are given necessary authority and responsibility. This grant of authority result in the creation of chain of authority. This chain is divided into three levels, which result in creation of three levels of management, that is top level, middle level and supervisory level. सुपरवाइजरी लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब यहाँ पर अगर अपन लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई कंपनी में कोई एक अकेला व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन तो काम नहीं कर रहा होता है. वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन रहता है. एक्चुअली जो भी टारगेट अचीव करने रहते हैं कंपनी को, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टारगेट होता क्या है कंपनी का. अगर से फॉर एग्जाम्पल हम मारुति की बात करें तो मारुति ने सोचा कि मैं इस बार मार्केट लीडर बनना चाहती हूँ सेल्स में, तो ये मार्केट लीडर बनना चाहती हूँ. ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपको कुछ भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं, डिजिट्स जो कि अचीव करने की बात की जा रही है. आप बोलोगे यहाँ पर नहीं आ रहा है नज़र, पर ये एक गोल है. इसको गोल सेट करना बोलते हैं. ये कई साल पहले मारुति ने किया होगा. अब यही चीज़ पे वो आगे कैसे बढ़े होंगे? टारगेट सेट करके. टारगेट को ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. उन्होंने कैसे किया होगा? उन्होंने डिसाइड किया होगा कि वो इस साल 1000 कार्स का प्रोडक्शन करेंगे. इन एनी ईयर दे प्लान टू प्रोड्यूस 1000 कार्स. अब ये डिसाइड किया जा रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्यों डिसाइड किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये टारगेट को लेकर ही वो लोग आगे बढ़ेंगे और इसको अचीव करने से वो अपने गोल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. इस तरह से वो शुरुआत करते हैं. तो यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति नहीं टारगेट अचीव करेगा. यहाँ पर कौन अचीव करेगा? एज अ ग्रुप आपको अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल्स रहते हैं मैनेजमेंट के. जो हाईली नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं वो टॉप लेवल को बिलोंग करते हैं. उसके बाद जो जिनके पास थोड़ी कम पावर रहती है वो मिडिल लेवल पे, और सबसे कम लीस्ट पावर वाले रहते हैं सुपरवाइजरी लेवल पे रहते हैं. अब यहाँ पर एक चेन ऑफ कमांड दिखती है. जैसे कि अगर अपन हायरार्की से समझेंगे कि हायरार्की क्या होता है. ओके, हायरार्की के अंदर ये जो टॉप लेवल्स आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से मूव करेंगे बॉटम की तरफ, अगर आप बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो ऑथोरिटी यानी कि पावर कम होती जाती है. सेम वे अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी का क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाती है. मतलब कि अगर पावर की बात की जाए, टॉप टू बॉटम आप आ रहे थे यहाँ से यहाँ पे, यानी कि टॉप लेवल में कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट्स, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. ये जो भी ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, ये जो आप देख रहे हैं, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये सब टॉप लेवल को बिलोंग करते हैं, ये सब के सब. ओके. उसके बाद ये जो भी यहाँ पे जो मिडिल लेवल दिख रहा है आपको, इसमें कौन रहेंगे? परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. यहाँ पर सिर्फ मैनेजर लगा रहेगा नाम के आगे, या फिर आपको ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाम लगा, या फिर डिवीजन हेड. जनरली मैनेजर और हेड्स अक्सर बोले जाते हैं, यही वर्ड ज़्यादातर वो यूज़ कर सकते हैं. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी तो दिख रहा है, तो ये तो टॉप लेवल में होना चाहिए. तो एग्जीक्यूट करने वाला, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी प्लान्स और पॉलिसी टॉप लेवल बना रहा है उसको ये मिडिल लेवल वाले एग्जीक्यूट करते हैं. इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिडिल लेवल में होता है, तो उसको आप टॉप लेवल में मत समझ लेना. ओके. लास्ट में रहता है सुपरवाइजर. सुपरवाइजर कौन होता है? जो कि वर्कर का हेड रहता है, जो कि सारा उनका मैनेजमेंट देखता है. अब यहाँ पर जो अथॉरिटी की बात कर रहे थे अपन, अथॉरिटी में टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो तो पावर कम होती जाती है. मतलब सबसे ज़्यादा पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में, फिर उससे कम पावर है मिडिल लेवल वालों के पास में, और सबसे लीस्ट पावर किसके पास में? आपके सुपरवाइजर के पास में. सेम वे
अगर अकाउंटेबिलिटी की आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल कौन है? जिम्मेदार। अकाउंटेबल मतलब किसी काम के लिए जिम्मेदार होना। अगर काम नहीं हुआ तो आपसे ही पूछा जाएगा, आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर ये एरो दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, द एरो इज गोइंग टुवर्ड अपवर्ड, मीन्स व्हाट? अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? टॉप लेवल की है। फिर किसकी कम अकाउंटेबिलिटी बनती है काम के प्रति? मिडिल लेवल। और सबसे कम किसकी बनती है? लोअर लेवल की। ओके, ये एक हायरार्की है। और यहाँ पर एक चेन ऑफ कमांड वर्ड यूज हो रहा था ऊपर, चेन ऑफ कमांड, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी। चेन ऑफ अथॉरिटी क्या चीज होती है? चेन ऑफ अथॉरिटी जैसे कि एक सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट मतलब कि किसी के अंदर काम करने वाला, जैसे कि बॉस और बॉस के नीचे कौन हो गया? उसका सबॉर्डिनेट। तो बॉस को ही बोलते हैं सुपीरियर। सुपीरियर मतलब वो बंदा जो कि काम करवा रहा है, और सबॉर्डिनेट उसके अंदर काम करने वाला। जैसे कि एक मैनेजर के अंदर नीचे 4 क्लर्क्स काम कर रहे हैं, तो 4 क्लर्क जो हो गए वो उसके सबॉर्डिनेट हो गए, और मैनेजर कौन हो गया? उनका बॉस हो गया, सुपीरियर हो गया। और ये चेन ऑफ कमांड क्या रहता है कंपनी में? अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल पे जो चेन दिख रही थी आपको, तो टॉप लेवल पे अपने अपने ऑफिस में ये लोग बैठे रहते हैं, टॉप लेवल वाले। फिर उसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये लोग पूछते रहते कि काम कैसा चल रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इन सबको उनको बताना पड़ता है कि काम किस तरह से चल रहा है, हमारी प्रोग्रेस क्या है। ये चीज़ वो पूछते रहते हैं यहाँ पे। हमें लगता है कि वो सिर्फ बैठ के पैसा लेते हैं, बाकी ऐसा नहीं होता है। उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती है टॉप लेवल की। उनको ये सारे काम के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ता है, उन्हीं से पूछा जाएगा। अगर नीचे वाला गलती कर देता है तो उसका जो भी रिजल्ट है वो ऊपर वालों को बियर करना पड़ता है। उनके ओनर्स उनको ज़्यादा डांटेंगे। ओके, नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इस चेन ऑफ कमांड में जैसे कि एक बॉस सुपीरियर इस तरह से चलता रहता है ना। तो एक चेन ऑफ कमांड रहता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब एक मजदूर है, वर्कर है, वो सीधा उठ के चला जाए और अपने बॉस को जाकर कंप्लेन कर दे सीधे। बॉस मतलब टॉप लेवल वाले को जाके, ऐसा नहीं होता है। चेन ऑफ कमांड का मतलब है बॉस, ये जो वर्कर है, वर्कर के ऊपर किसके अंडर में काम कर रहा है? वो सुपरवाइजर के, जो कि लोअर लेवल पे उसका बॉस है, उसको बताना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा? सुपरवाइजर वो मिडिल लेवल वालों को बताएगा, और फिर मिडिल लेवल वाला कहाँ तक बात पहुंचाएगा? टॉप लेवल तक का। ये हायरार्की है, ये लाइन ऑफ कमांड, ये फॉलो करना पड़ता है। अगर आप स्किप करोगे मतलब सीधे उठ के पहुंच गए आप टॉप लेवल के पास में, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता। सब लाइन ऑफ मैनेजर को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ऐसा अलाउड नहीं होता कि आप सीधा स्किप करके कहीं और पहुंच जाओ। ये बहुत ही गलत एक एटीट्यूड दिख जाता है वहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का। ओके, तो यहाँ पर ये जो टॉप लेवल की पोस्ट थी, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, जीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, ये सब टॉप लेवल की पोस्ट रहती हैं। ओके, इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन्स essential for leading and directing efforts of other people. The manager working at this level have maximum authority. सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं लोगों के पास में रहता है, और यही लीड करते हैं सबको। एक तरह से जो भी होता है कंपनी के अंदर, जो भी एक्टिविटीज होती है, उन सब के लिए जिम्मेदार टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। तब इसके फंक्शंस, यहाँ पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडी में इसके फंक्शन से ही आपको पहचानना पड़ेगा कि केस स्टडी में कौन से लेवल वाले व्यक्ति की बात की गई है। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला पॉइंट सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या बात हो रही है। मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ओके, ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया था आपको कि टारगेट होते हैं, तो टारगेट सेट करना ये टॉप लेवल वालों का काम रहता है। ओके, ये सबसे पहला। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट सेट करना। सेकंड, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स एंड पॉलिसीज क्या हो गई? प्लान एक लेआउट बना दिया, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। हर महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हर क्वार्टर के लिए एक प्लानिंग कर लिया अपन ने कि हम इतना इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो हम साल में इतना बना लेंगे। ये प्लान अभी हुआ नहीं है, ये प्लानिंग है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होती है हमेशा। आप अभी फ्यूचर में काम करोगे जो, वो आप अभी से डिसाइड करके रख रहे हो, और उसको अचीव करने के लिए आप पॉलिसीज बनाते हैं। ओके, तो पॉलिसीज कैसी बनेगी? जो कंपनी के
इस जो भी प्लान है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पॉलिसी कैसी रहेगी कंपनी की, जैसे कि हम किसी को भी क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे या हाफ क्रेडिट ही देंगे, पूरा का पूरा सामान हम क्रेडिट पे देंगे, थोड़ा आधा पैसा आप दे दो, आधा पैसा सेल्स के बाद आप दे दीजिएगा। इस तरह से हम डील करते हैं। तो हमारी पॉलिसी है कंपनी की, जो बोलेगा कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आए कंपनी के और बोलता है कि हम आपसे पूरा क्रेडिट में लेना चाहते हैं, तो हम उसको मना कर देंगे, हमारी पॉलिसी सर, हम पॉलिसी की कंपनी की ये पॉलिसी तो हम ये फॉलो नहीं करते हैं, तो आप किसी और से बात कर लीजिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। ओके। सेकंड, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन एट द मिडिल लेवल। मतलब कि जो भी मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, जैसे कि वो प्रोडक्शन हेड्स और वो जो आपने जो नाम पढ़े थे याद है, अभी आपने जस्ट ऊपर देखे थे हायरार्की में, ये वाले परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, हेड्स हो गए, डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए। तो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उन सबको, उनकी एक्टिविटीज़ को ये लोग क्या करते हैं, उनको जॉब असाइन करते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, वो बताते हैं उनको, और उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है। ये लोग जो भी मिडिल लेवल वाले हैं, बस ये जाके मीटिंग में बैठ जाते हैं, जो भी टॉप लेवल वाले बताते हैं कि तुम्हारा ये काम रहेगा, वो सुन के आ जाते हैं। फिर जाके वो क्या करते हैं, लोअर लेवल वाले सुपरवाइजर को जाके बताते हैं कि देख अब ये काम तुझे करना है। तो एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस कैरी आउट करता है वो व्यक्ति है कौन, हु इज़ दैट पर्सन, वो होता है बेचारा सुपरवाइजर, जो एक्चुअली रियली कंपनी के अंदर प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी मैनेजर्स सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं। ओके, टाइम टू टाइम आते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, बट उनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके वर्कर के साथ में ही खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। वो सुपरवाइजर करता है वहाँ पे, प्रोडक्शन हेड वहाँ पे नहीं आएंगे। ओके। तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं क्या क्या काम करना है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ को। डी, assembling all the resources such as finance, fixed assets, etc. The top level management arrange all the finance required to carry on day-to-day activities. They buy fixed assets to carry on the activities in the organization. अब ये भी जो भी फिक्स एसेट रहता है, जैसे कि कोई प्रोडक्शन मैनेजर की बात कर लेते हैं जो कि मिडिल लेवल पे, अब उसको कुछ काम करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, अब उसको तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब वो तो जाके ऊपर वालों को बताएगा, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये जो भी महंगे महंगे फिक्स एसेट रहते हैं, करोड़ों रुपए के आते हैं। ओके, so these huge assets which are very costly, they don't have authority to that they can purchase it from the market directly. तो ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं टॉप लेवल वाले। ओके, टॉप लेवल के साइन चलते हैं वहाँ पे, उन्हीं के बाद में वो बजट जो भी है, जो भी चीज़ पर खरीदी गई है जो बहुत महंगी है, वो पास होगी। तो ध्यान रखते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो उसको कैरी आउट करते हैं। जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो भी काम आया, इस तरह के सारे काम वो करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब वेलफेयर, भलाई करना, और सर्वाइवल यानी कि मार्केट में टिकना, यानी कि कॉस्ट निकालना कंपनी की। सबसे ज़रूरी होता है कि आपने जो भी पैसा लगाया कंपनी का, वो निकाल लो आप, ताकि आपकी कंपनी डूबेगी नहीं, बर्बाद नहीं हो जाएंगी। ओके, तो सर्वाइवल के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। द टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और यही पॉइंट हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा था कि सर्वाइवल और ग्रोथ की बात की जा रही थी ऑर्गेनाइजेशन की। सर्वाइवल मतलब कॉस्ट निकालना, और ग्रोथ कब हो पाएगी, जब आपके इनफ प्रॉफिट्स होंगे। ओके, now next point is liaison with the outside world, for example meeting with the government। अब गवर्नमेंट जब भी कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, तो मतलब वहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव को जाना पड़ता है और वहाँ पे बैठना पड़ता है, क्योंकि सरकारी जो भी लोग रहते हैं, किसी भी पॉल्यूशन एक्ट आए तो उसके रिगार्डिंग किसी को बुलाएंगे, तो आपको जाकर वहाँ पर बैठना पड़ेगा, मीटिंग आपको अटेंड करना पड़ेगी। ओके, तो इसको पढ़ते अपन। द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट, कंपिटिटर्स, सप्लायर्स, मीडिया। अभी जो भी बाहर के हैं, देखो गवर्नमेंट कहाँ है, अंदर तो नहीं, कंपनी के बाहर है, कंपिटिटर्स कहाँ है, बाहर है, सप्लायर्स कहाँ है, बाहर है, मीडिया बाहर है, इन सबसे टैकल करना पड़ता है। तो यही लोग जाते हैं। ऐसा नहीं होगा किसी भी एम्प्लॉय को उठा के भेज दिया कि जब मीडिया वाले से बात करके आ जाओ, पता नहीं हो क्या जाके बोलेगा और क्या स्टेटमेंट वो कंपनी के लिए क्या साबित हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक अच्छा टॉप लेवल का बंदा जाके वहां पर बात करता है। ओके, वो पर्सन हमेशा टॉप लेवल से होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज जी, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जितने कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम इनका रहता है। कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं लोग, ये आप बोलोगे सर ये तो वहाँ पे बैठे रहते होंगे अपने ऑफिस में बिल्कुल मस्त एसी लगा के, बिल्कुल
तो ऐसा नहीं है, अब वो लोग वहाँ से भी बैठ के काम करते थे, कोऑर्डिनेशन करते हैं, पूछते हैं कि उससे बात कर ली, ये हो गया, ये काम पेंडिंग तो नहीं है, फ़ोन लगा के और भी वो काम ही करते रहते हैं। ओके। Now H is analyze business environment and its implication on survival of the firm. बिजनेस एनवायरनमेंट आपका चैप्टर है थर्ड, पर अभी उस तक जाने के लिए हमको थोड़े और कंप्लीट करने पड़ेंगे चैप्टर्स, पर हम ये समझ लीजिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स रहते हैं जो कि कुछ तो इंटरनल रहते हैं कंपनी के अंदर, जैसे कि मैनेजमेंट का इशू हो गया, वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, इंटरनल प्रॉब्लम है, कंपनी से लड़ सकती है, ये कंपनी के हाथ में है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, कंपनी के हाथ में। बट एक्सटर्नल फैक्टर जो कंपनी के हाथ में नहीं होते, जैसे कि बाहर के, गवर्नमेंट ने कुछ मना कर दिया, बैन ही कर दिया आपके कुछ प्रोडक्ट को, मार्केट में आप मेडिसिन बनाते थे, आपकी मेडिसिन बंद कर दिए, तो ये आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी, रेपो रेट्स बढ़ा दिए, महंगा हो गया लोन, तो ये चीज़ को क्या कंपनी कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो ये इन सब का नॉलेज होना चाहिए टॉप लेवल मैनेजर को, तभी वो एक कंपनी को रन कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर पाएगा वहां पर, है ओके। वो कंपनी को सर्वाइव कराने में इसलिए हेल्प करता है। आई पॉइंट इज देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो अब ये लास्ट पॉइंट बिल्कुल एक कंक्लूजन टाइप है कि वो सारी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, और सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर सोसाइटी में कुछ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है तो भी इनको आंसरेबल होना पड़ेगा। ओके। तो इनका जो जॉब रहता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है और बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। नाउ नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अभी मिडिल लेवल क्या होता है? डिपार्टमेंटल हेड्स मैंने बताया। ओके। अब कंपनी के अंदर ये जो टॉप लेवल की अगर बात की जाए, तो ये तो टॉप लेवल मतलब कि वो लोग हैं जो कि पूरी प्लान्स, पॉलिसीज, टारगेट ये सेट करके दे रहे हैं और नीचे वालों को बता रहे हैं। पर जो सेंट्रल पार्ट होता है, मिडिल लेवल पार्ट होता है, इनका क्या काम रहता है? ये बंदे होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जो कि लोगों को काम पे रखता है ना, रिक्रूट करता है, दिस पीपल रिक्रूट, रिक्रूट यानी कि जॉब देना, वो डिपार्टमेंट हो गया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही उसको बोलते हैं। तो ये सारे जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इसके जो हेड्स हैं जो इसको देख रहे हैं, जैसे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट ही तो होते हैं। प्लांट का सुपरिंटेंडेंट, पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल। ये कई बार केस स्टडी में आपको दिख जाएगा कि वो क्या करते हैं, इनका जॉब क्या है, कि जो भी टॉप लेवल ने प्लान्स बताए हैं वो क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, लागू करना है। एग्जीक्यूशन इनके हाथ में रहता है कि किस तरह से वो बताएंगे, क्योंकि इनको अगर बता दिया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कि क्या हमने प्लान्स और पॉलिसीज क्या हैं, तो नीचे जाके बताएंगे ओके उनके सबॉर्डिनेट्स को। सो दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। ये एक लिंकिंग पिन है, ये समझ लो कि बीच में खड़े, इनके ऊपर हो गया टॉप लेवल जो कि इनको बता रहा है क्या करना है, पॉलिसीज क्या है, टारगेट्स क्या है, और नीचे जाके किसको बताते हैं ये लोग? लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं। दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल फॉर their डिपार्टमेंट, एंड they make plans and policies for their department, organize and collect the resource। अब ये जो लास्ट टू लाइन्स है यहाँ पर आप सोचोगे यार ये क्या लिखा हुआ है सर? दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। क्या वो जो काम टॉप लेवल का है वो ये लोग भी काम कर रहे हैं? तो फिर तो ये लोग भी टॉप लेवल में चले गए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो टॉप लेवल वाले लोग रहते हैं ये डेलीकेट कर देते हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना, ये अपने जो भी इनके अंडर काम करते हैं उनको सौंप देते हैं कि चलो एक काम करना, कि तुम लोग ज़्यादा समझते हो तो ठीक है, तुम लोग प्लान्स और पॉलिसीज तुम बना लेना तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए। तो एक्चुअली जो भी काम रहता है एक तरह से डेलीगेट हो जाता है। वो जरूर कंट्रोल जरूर रखते हैं कि तुमने कर लिया कि नहीं, तुमने अपना प्लान्स और पॉलिसी तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए बना लिया कि नहीं, कैसी प्लानिंग है, लाकर मुझे दिखाओ। बस ये लोग वही बोलेंगे टॉप लेवल वाले इनको। बट ये जो काम है ये एक्चुअली डेलीगेट किया गया है, उनका काम नहीं, पर ऐसा भी होता है। ओके। तो वो पॉलिसीज को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज एंड कलेक्ट द रिसोर्सेस, ये सब उनके रिसोर्सेज को कैसे क्या यूज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो उनको बताना रहता है। नाउ main function of the middle level management are interpretation of the policy framed by the top management to the lower levels। अब यहाँ पर ये जो भी प्लान्स और पॉलिसी बनाई है टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने, तो वो किसको जाके बताते हैं? लोअर लेवल वालों को। ये किसका काम रहता है? ये मिडिल लेवल वालों का काम रहता है। तो इसको एक लिंकिंग पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल।
They only explain the main plans and policies framed by the top level to the lower level. लोअर लेवल को क्या बताते हैं ये लोग, जो कि प्लान्स और पॉलिसीज जो कि बनाई गई है टॉप लेवल के द्वारा, वो इनको जाके एक्सप्लेन करते हैं. ओके, दे एक्सप्लेन द प्लान्स एंड पॉलिसी मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल. ये इनका काम रहता है. दैट्स व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज द लिंकिंग पिंग. ये लिंक है टॉप और लोअर के बीच में. ओके. Now next point is organize the activities of the department for executing the plans and policies. Generally middle level managers and the head of some department, they also organize all the resources and activities of the department. अब ये लोग जितने भी heads हैं, तो किसी department की head हैं, तो उस department के अंदर जितना भी काम है, जो भी activities हैं, ये उसको जो भी allotted resources हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी planning करते हैं खुद के department की. ओके, और एक्टिविटीज़ को और उसको एग्जीक्यूट करते हैं. वो उनके अपने खुद के टारगेट सेट करते हैं और फिर वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से होगा. हालांकि जो भी टारगेट ये सेट करेंगे, एक बार बात जरूर करेंगे टॉप लेवल पे कि सर हमने इतने टारगेट सेट किए. नाउ इफ दिस थिंग इज ओके विद टॉप लेवल, बोलेगा ठीक है, यू कैन गो अहेड विद दिस प्लान्स. अगर नहीं है तो फिर वो चेंजेस कर देंगे. ओके. नाउ सी पॉइंट इज फाइंडिंग आउट द रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज. ये पॉइंट बिल्कुल सिंपल है. मिडिल लेवल मतलब कि यहाँ पर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर वैसे तो जॉब देने का काम रहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. ओके, तो एचआरएम डिपार्टमेंट जो रहता है वो क्या करेगा, एम्प्लॉय को लाएगा, उसका क्या लेगा, उससे एप्लीकेशन साइन करा लेगा, उससे बोलेगा ठीक है आपकी कम्युनिकेशन चेक कर लेगा, कैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वगैरह ये सब पूछ के. बट एक्चुअली काम किसको करवाना है, मिडिल लेवल वाले को. तो फिर वो बाद में बोलेगा ठीक है अब एक मैनेजर आएगा मिडिल लेवल से, वो आपका इंटरव्यू लेगा. तो उसको क्यों बुला रहा है, मिडिल लेवल वाला क्यों आ रहा है. और यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है, फाइंडिंग आउट द रिक्रूटिंग सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय. उसको मिडिल लेवल वाले को जो भी पर्सन या एम्प्लॉय समझ में आता है वो उसको ही रखेगा काम पे, क्योंकि अल्टीमेटली वर्क उसको लेना है. मिडिल लेवल वाले को ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ एक ढूंढने का काम कर रहा है, एक अच्छा एम्प्लॉय. पर डिसाइड करना किसके हाथ में रहता है, ये मिडिल लेवल वालों के हाथ में रहता है. लास्ट पॉइंट डी, मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. मोटिवेट करते हैं ये लोग, किसको हम मोटिवेट करेंगे, अब ये मिडिल लेवल वाले हैं तो मोटिवेट करना मतलब नीचे सुपरवाइजर्स को बताएंगे जाके. तो सुपरवाइजर एक एम्प्लॉय है होता है वो, तो एम्प्लॉय को जाके वो क्या मोटिवेट करेंगे कि अरे बहुत अच्छे से काम करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड दे विल कीप बूस्टिंग दैट मॉरल इनसाइड दोज एम्प्लॉयज, और वो अच्छा सा परफॉर्म करने लगते हैं. मोटिवेट करना भी इनका काम है. ओके. ई पॉइंट इज कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. अब अगर अगर अपन बात करें, इससे पूरी कंपनी में सिर्फ दो डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट. दोनों को ही एक दूसरे से काम पड़ता रहता होगा, ऐसे सभी डिपार्टमेंटों को काम पड़ता है. यहाँ से कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्स वालों को फोन लगाते कि अरे यहाँ पर हमारा एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, सो वी नीड वन मोर पर्सन हियर हु हैज लेफ्ट, तो उसके लिए तुम देखना कोई अच्छा एम्प्लॉय ढूंढो. तो वो काम वो करते हैं. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात होगी, सबसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. सबको कोऑपरेट करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट वालों को, तो ही काम आएगा. स्टोर डिपार्टमेंट क्या देता है, सामान देता है, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. अगर वहां से स्टोर से सामान ही नहीं आया, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो प्रोडक्शन कैसे होगा. तो इनको कोऑपरेट करते हुए काम करना पड़ता है, जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग पॉसिबल हो पाती है. एफ पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. एक्चुअली जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, वो जो भी काम कर उन्होंने बताया है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. सब कुछ इनके ऊपर ही थोप दिया जाता है, तो वे उनको करने के लिए बिल्कुल कंपल्शन रहता है, और वो करना ही पड़ता है उनके लिए. नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली एक तरह से इनके सिर पे आ चुकी है, क्योंकि जो भी ओनर है वो उनसे पूछेगा. और ये किससे पूछेंगे, मिडिल लेवल वाले से, क्योंकि इन्होंने तो काम उनके सिर पे मर दिया था. ओके, समझ रहे हो. ओके. लास्ट इज लोअर लेवल और ऑपरेशन लेवल. यहाँ पर ये क्या है, लोअर लेवल इनका जो, ये अब लोअर लेवल समझो कि लोअर लेवल है क्या, वैसे तो समझ लो एक कंपनी में जो वर्कर्स रहते हैं, जो भी छोटी मोटी पोस्ट वाले रहते हैं, इनके लिए बोला गया है लोअर लेवल, जिनका काम है सिर्फ एक कि समय पे टाइम पे काम कंप्लीट करके दे दो, क्वालिटी मेंटेन रखो, है ना, और क्वांटिटी, क्वालिटी क्वांटिटी एंड ऑन टाइम ये आपको करना रहता है. पर इन वर्कर्स के ऊपर भी एक बंदा अपॉइंट करके बैठा दिया है, वो क्या, उसका नाम क्या है, सुपरवाइजर. सुपरवाइजर का काम क्या होता है, निगरानी रखना. किस पे निगरानी रखना, वर्कर्स के ऊपर, कि कहीं ये बिल्कुल लेजी तो नहीं हो गए, आइडल टाइम तो नहीं बिता रहे, मतलब कामचोरी तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, इनके ऊपर ध्यान रखते हैं वो लोग. ओके. और भी टेक्निक्स है, कैमरा लगा दिए जाते हैं जिससे वो देखते हैं कि कौन क्या चल रहा है ना. तो वो एक निगरानी रखता है, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम पे कंप्लीट करके देना है, तो सुपरवाइजर को वो तो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, तो वो उनको बिल्कुल टाइम टू टाइम देखता रहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं. इसको पढ़ते हैं अपन.
This level consists of the supervisor, superintendent, foreman, sub-department, executives, clerk, etc. Managers of these groups actually carry on the work to perform the activities according to the plans of the top and middle level. ये हमको पता है कि यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं लोग टॉप और मिडिल लेवल, तो जो भी ऊपर की जो डिसाइड हुई है, जो भी इन्होंने किया है टॉप लेवल मिडिल लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है यहाँ पे. देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड. इनके पास सबसे लीस्ट पावर होती है. अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर. लिमिटेड है, बहुत ही कम. The quantity and quantity, sorry, the quality and quantity of output depend upon the efficiency of this level of managers. जो भी क्वांटिटी बनानी, जितों की आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसको अपन बोले थे एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना. तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मतलब कि जो भी आपको बोला गया टाइम पे कंप्लीट करना, जितनी भी चीज़ें आपको बनाने को कहा गया है आप उतनी बना के दे दो, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस. और वो क्या होता है आपका एफिशिएंसी, कि कुछ भी कम पैसे में करके देना, कॉस्टिंग को कम रखना, वो थी एफिशिएंसी. वहीं पे बात हो रही इस लेवल पे, लेवल ऑफ मैनेजर का काम है दोनों को मेंटेन करना. और ये कौन है वो जिसके ऊपर ये चीज़ थोप दी गई है? वो है सुपरवाइजर. दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल. और ये किसको रिपोर्ट करेगा? अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बोला था लाइन ऑफ कमांड, ये जो चेन ऑफ कमांड है, लाइन ऑफ कमांड है, वो किसको बोलते हैं? ये ऊपर किसको बोलेगा? सीधे टॉप लेवल को बोल देगा क्या? नहीं, टॉप लेवल को नहीं बोल सकता. किसको बोलेगा ये? हु इज गोइंग टू अप्रोच? डेफिनेटली मिडिल लेवल. सुपरवाइजर मिडिल लेवल वालों को ही बोल सकता है. ओके. They are also responsible maintaining discipline among the workers. Now this is a serious issue. Workers हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनके बीच में बहुत सारे disputes और इशू होते हैं. वो समझ नहीं पाते छोटी छोटी बातों को, तो उसको डिसिप्लिन में रखना इनका काम रहता है, जो कि वाकई एक डिफिकल्ट जॉब होता है इंडस्ट्री में. ओके. नाउ फंक्शन ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट. सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये पॉइंट बहुत सिंपल है. लोअर लेवल पे वर्कर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो किसको जाके बोल देगा? आपके सुपरवाइजर को. सुपरवाइजर किसको बोल देगा? मिडिल लेवल को. और उसी लेवल पे वो लोग कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, ग्रीवियंसेस है, शिकायतें हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाए उसी लेवल पे. ये ऊपर टॉप लेवल का काम नहीं. टॉप लेवल पे वैसे ही बहुत ज़्यादा काम रहता है और ये ऐसे इश्यूज ऊपर नहीं जाने चाहिए. कोशिश यही करते हैं कि उसी लेवल पे इसको ख़त्म कर दिया जाए. Next point is maintaining good working conditions and developing healthy relation between supervisor and subordinate. अच्छी वर्किंग कंडीशन रखना, साफ सफाई रखना, उनको टाइम टू टाइम ग्लोव्स दे देना, वर्कर्स को हेलमेट्स देना, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, अच्छी वर्किंग कंडीशन में उनसे काम करवाना और एक हेल्दी रिलेशन बनवाना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट. सुपीरियर यानी बॉस, सबॉर्डिनेट उसके अंदर काम करने वाला. तो ये जो वर्कर्स रहते हैं हमेशा इनका एटीट्यूड रहता है कि ऊपर वाले हमारा ख्याल नहीं रखते बिल्कुल. दिस बॉसेस आर कंटिन्यूसली पुट प्रेशर, बहुत सारा काम देते हैं हमको और हम कर नहीं पाते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं. तो ये कंसर्न्स रहते हैं इनके पास में हमेशा. अगर ये कंसर्न ठीक से हैंडल नहीं किए गए तो वो क्या करेंगे? स्ट्राइक पे चल जाएंगे. तो इसलिए इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने में सुपरवाइजर का बहुत बड़ा रोल रहता है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स. सेफ्टी ऑफ वर्कर्स वही है कि वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी सेफ्टी से रिलेटेड इशू है उसका ध्यान रखना. उसको कुछ होना नहीं चाहिए वर्कर को, उसका थोड़ा ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है. जैसे कि ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे उनको पहुंचवा देना, तो वो इसलिए ट्रेन हो जाएगा तो कम गलतियां करेगा, एक्सीडेंट कम होंगे. तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखता है. नाउ दे ट्राई टू मेंटेन, नेक्स्ट पॉइंट डी, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्या काम है सुपरवाइजर का? कैसे काम करवाना है लोअर लेवल से? कि क्वालिटी पे ध्यान देना है. एंड एंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट. आउटपुट मतलब प्रोडक्शन. Okay, the supervisory level of manager make sure that the quality standards are maintained by the workers. क्वालिटी फर्स्ट. सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्शन करवा रहा है सुपरवाइजर है तो सबसे पहले इंश्योर करता है कि भाई क्वालिटी आप अच्छे से रख दो. क्योंकि जो भी आप देखते हो बिस्किट के पैकेट्स, पार्ले जी वगैरह बनते हैं तो एक पैकेट नहीं बनता, वो बहुत बड़े एक रिएक्टर्स या आप एक बड़ा बर्तन समझ लो, एक बड़े बड़े उनके मशीनरी होती है जिसमें वो बनाते हैं प्रोडक्शन. तो एक भी गलती हुई तो कम से कम 50 lakhs का या उससे भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है रॉ मटेरियल का. तो ये बहुत ध्यान से रखने वाली बात है. तो वो एक क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं. फिर नेक्स्ट पॉइंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स. इसके अब सुपरवाइजर के नीचे कौन काम कर रहा है? वर्कर काम कर रहा है. तो ये किसका मनोबल बढ़ाएगा? मोरल किसका बढ़ाएगा? दे विल इंक्रीज द मोरल ऑफ द वर्कर्स. क्योंकि वर्कर्स उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने का वो
काम करेंगे, ओके, जिससे कि उनका मोरल बूस्ट होगा और अच्छे से काम करेंगे। और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग कम आएगी। तो कोशिश वो यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, तो उससे कॉस्ट डिवाइड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो सस्ता पड़ता है। तो कंपनी अपनी जो भी मार्केटिंग वाले रहते हैं वो काफ़ी कम प्राइजेस में मार्केट में फिर सेल कर पाएंगे, तो इससे दूसरे कंपटीटर्स को प्रॉब्लम हो जाती है और अपनी कंपनी आगे निकल जाती है, ओके। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। देन एफ पॉइंट इज मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज नहीं होने देना और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना। कुछ ऐसी चीज़ आप बना रहे हो जिससे कि मेडिसिन, तो मेडिसिन कौन लेता है, एक पेशेंट लेता है, तो उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो पेशेंट ले रहा है वो गोली खाकर मर जाए, वैसा भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है 0.05 mg ऑफ सल्फर वगैरह, तो वो उतना ही होना चाहिए। अगर उससे कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो वो फिर एक डेडली चीज़ बन सकती है किसी भी पेशेंट के लिए, तो इसका ध्यान रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज interact with the actual workforce and pass on the instruction on the middle level। एक्चुअल वर्कफोर्स जो भी इनके नीचे वर्कर काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। अब ये इंस्ट्रक्शन आप सोचोगे सर पहले से डिसाइड हो चुका था, क्या करना है बता तो दिया, तो बीच बीच में से भी कुछ कुछ ऑर्डर आते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, तो ये भी उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, ब्रीफ करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आज ऐसा करना है। हो सकता है थोड़े छोटे मोटे चेंजेस हो जाएं तो उसको बताना पड़ता है, ओके। एच पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। क्वालिटी क्वांटिटी, हम पहले भी ये रिपीट हो रहा है पॉइंट एक तरह से, क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी भी चाहिए उनका आउटपुट यानी प्रोडक्शन की, जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कंपनी के अंदर, और लॉयल्टी चाहिए वर्कर की कि आप बिल्कुल लॉयल होकर काम करो कंपनी के अंदर, ओके। लास्ट टू कंक्लूजन लाइंस, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड ऑन द हार्ड वर्क डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर, ठीक है। आपको ये जो लाइन है ये आप भूल जाओ इसको, ये कुछ भी काम नहीं आएगी, यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फोकस ऑन मैनेजमेंट फंक्शन इज डिफरेंट लेवल। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के फोकस कहाँ पे रहते हैं, फोकस एरिया बोल रहे हैं कि किस कहाँ पर फोकस रहता है इनका अलग अलग लेवल्स का। तो टैप टॉप लेवल का क्या काम रहता है, किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्लानिंग करना और क्या करना, ऑर्गेनाइज करना काम को। अगर प्लानिंग कर रहे हो, जैसे कि अपन ने सोचा कि अपन अपनी कंपनी में 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 3 प्रोडक्ट अलग अलग प्लांट में बनाएंगे, तो 3 प्लांट भी चाहिए होंगे, तो 3 प्लांट के हमको प्लांट हेड्स भी चाहिए रहेंगे, तो प्लांट हेड के नीचे कितने और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब डिसाइड करना, ये सब इनका काम रहता है। अभी सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि इतने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, ये एम्प्लॉय रख नहीं रहे हैं, काम पे भी रख नहीं रहे, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, खाली पोस्ट है वो, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट है मिडिल लेवल, ये क्या करते हैं, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशंस। अब जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स वाले, वो इनको ही बुलाएंगे कि आप बताइए किसको सिलेक्ट करना है, 4-5 लोगों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, तो नाउ यू सिलेक्ट हु इज़ द बेस्ट, आप जो भी चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो वो लोग स्टाफिंग करते हैं, रिक्रूट करते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि अच्छी स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, मैनेजमेंट अच्छा सा चलता रहे। लास्ट लोअर लेवल का क्या काम है, डायरेक्शन देना, टाइम टू टाइम बताना। डायरेक्शन मतलब कि एक निर्देश देना, वर्कर्स को निर्देश देना बहुत ज़रूरी है। यू विल हैव टू गिव डायरेक्शंस टू द वर्कर्स। अगर आप वर्कर्स को डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा, उनको थोड़ा पुश करके ही काम कराना पड़ता है, ओके। तो लोअर लेवल में सुपरवाइजर को ऐसा होना चाहिए जो पुश करा सके, कि वर्कर्स को करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा उनके ऊपर, ऐसा ही वहाँ पर व्यक्ति काम कर सकता है इंडस्ट्री में। डायरेक्ट so lower level focus on the directing and controlling as they give directions to the worker, क्योंकि डायरेक्शंस देते हैं और कंट्रोल भी रखते हैं। देखो सिर्फ डायरेक्शन देने से कुछ नहीं होता, आप बोल दोगे कि ठीक है आज तुम इतना प्रोडक्शन करके रख देना, तो क्या वो कर देगा, नहीं, वो वर्कर है, वो जैसे ही आप हटोगे वो भी भाग जाएगा वहाँ से। हो सकता है मे बी पॉसिबल ही गो टू द कैफेटेरिया एंड ही विल लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, चले जाते हैं मैनेजर, ये तो है नहीं अपना सुपरवाइजर, तो कौन है देखने वाला। तो वहाँ पे कंट्रोलिंग भी रखना पड़ती है, आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कोई ऐसा तो नहीं कर रहा, फालतू का टाइम नहीं बिताना चाहिए कंपनी के अंदर, उनको ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ओके। तो ये था आपके मिडिल लेवल, लोअर लेवल और टॉप लेवल्स। अब एक केस स्टडी देख लेते हैं अपन बहुत क्विक। केस स्टडी थर्ड, Ashutosh Goenka was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profit has started declining from the last 6 months. ओके, आशुतोष गोयनका वो एक्स लिमिटेड में काम कर रहे हैं, वो एयर प्यूरीफायर बनाती है कंपनी, और वो क्या देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट जो है वो गिरने लग गए, प्रॉफिट हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों में प्रॉफिट गिर गए। द प्रॉफिट्स हैज एन इम्प्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, सर्वाइवल की बात कर रही है।
सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या कर रहा है वो आशुतोष गोयनका जो है ये क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, आरबीआई की पॉलिसीज कौन समझ सकता है, एक टॉप लेवल का बंदा समझ सकता है। ओके, तो ये इंडिकेशन है, इन सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एनालाइज कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट को, सीधा सीधा एक इशारा है कि टॉप लेवल का बंदा है आशुतोष गोयनका। ओके, नाउ ए पॉइंट क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो है वो टॉप लेवल। बी क्या बोल रहा है, स्टेट 3 एनी फंक्शंस बीन परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। तो जो भी हमने ऊपर से 3 फंक्शन अपन ने अभी पढ़े थे वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना। ओके, वो सब अपन यहाँ पर 3 फंक्शन लिखते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम के अंदर। ना फोर्थ क्या है, ऋषितोष मुखर्जी हैड रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड। ओके, इन्होंने अभी अभी हाल ही में ज्वाइन की है कंपनी, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर, ये कंपनी फ्रिज बनाती। ओके, he found that his department was understaffed and other department were not cooperating। अदर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट करना और उसके स्टाफ को देखना कि यहाँ पे इतने लोग कम हैं ज़्यादा हैं, ये स्टाफ और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। यानी कि ऋषितोष मुखर्जी ने ज्वाइन किया है जिसने अभी कंपनी को, उसने मिडिल लेवल पे किसी पोस्ट पे ज्वाइन किया, हो सकता है प्लांट हेड हो सकता है या कुछ और, है ना। ओके, therefore he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with the other departments is improved। तो coordinate भी कर रहा है वो, तो ये definitely middle level का है। तो identify the level at which ऋषितोष मुखर्जी was working, तो ये कौन सा लेवल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिडिल लेवल। ओके, नाउ बी पार्ट है इसका, also state 3 more function required to be performed by ऋषितोष मुखर्जी at this level। तो और कौन कौन से 3 फंक्शन है, मोटिवेट करना, प्लान्स एंड पॉलिसीज बताना, तो ये मिडिल लेवल की कोई से भी अपन बता सकते हैं। ओके, सेम चीज, तो सेम क्वेश्चंस फंक्शंस भी पूछ रहा है जिस लेवल पे, यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने अगर आइडेंटिफाई किया सही से कि किस लेवल का वो व्यक्ति है तो ही आप उसके फंक्शंस लिख पाओगे। ओके, कई बार पेपर में होता है किसी ने बोल दिया टॉप लेवल और फंक्शन लिख के आ गया मिडिल लेवल के, तो ऐसे दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ मार्क्स। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, दैट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, सबसे पहला होता है प्लानिंग, प्लानिंग फंक्शन। Planning is the first function performed by the every manager. Planning refers to the deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is going to do it. Planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach. Every manager starts with the deciding in advance the objective of the enterprise and how to accomplish these objectives. प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको मारुति की स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह से उसने प्लानिंग की और कैसे गोल सेट किया और किस तरह से उसने टारगेट सेट किए होंगे यहाँ इस लेवल तक पहुंचने के लिए। ओके, तो वो क्या डिसाइड करता है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक एक्शन है जो आज आप डिसाइड करो कि आपको फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड, आज आप कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये पेपर पर प्लानिंग होती है सब। और हु इज गोइंग टू डू इट, मतलब कि कौन कौन इसके लिए किस किस को हम क्या क्या काम दे सकते हैं, तो उसके लिए हमको लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ओके, तो वो सारी चीज़ें एक पेपर पे वर्क किया जाता है किस तरह से होगा, एक पूरा तैयार होता है प्लान, उसके अकॉर्डिंग फिर काम होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता मैं क्या क्या करने वाला हूँ कंपनी के अंदर, कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कितना किस तरह का स्ट्रक्चर रखेंगे, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वर्क कितना है हमारे पास में, पैसा कितना, हम कितना काम कर पाएंगे, फिर उसके हिसाब से ही तो आप आगे का डिज़ाइन करोगे कि कितने लोगों को काम पे रखना है। ओके, तो सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, प्लानिंग मतलब कि अपने टारगेट सेट करने के बाद वो क्या करते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज क्या होता है, आफ्टर सेटिंग अप द प्लान्स ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। मतलब एक हायरार्की रहती है कि एजीएम हो गया, डीजीएम हो गया, टॉप लेवल वाले हो गए, इनके नीचे कौन रहेंगे, तो इनके नीचे रहेंगे एक प्लांट हेड रह सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर रहेगा, मार्केटिंग मैनेजर रहेगा, सेल्स मैनेजर रहेगा। तो ये अलग अलग लोगों को अपने काम देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से लोगों को हमको रखना पड़ेगा हमारी कंपनी के अंदर। तो एक स्ट्रक्चर सेट होता है जिसके लिए बाद में लोगों को काम पे ऑफ वो निकालते हैं, एक रिक्रूटमेंट निकल के आता है
जैसे कि आप कई बार वांट्स देखते हो अखबारों में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेट होने के बाद ही इतने 5,000 लोगों की ज़रूरत है, या हमको इतने मैनेजर्स की ज़रूरत है, ये ऑर्गेनाइज करने के बाद ही वो स्टाफिंग की तरफ जाते हैं। तब वो वहाँ पर एड्स आते हैं न्यूज़पेपर में वगैरह, इंटरनेट पे आप देख सकते हो कई बार आते हैं कि हमको इतने लोगों की ज़रूरत है। तो वो स्टाफिंग चीज़ होती है, पर उससे पहले जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है कि हमको कितने और कितना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखना है, कितनी बड़ी हमारी कंपनी रहेगी, और जितनी बड़ी कंपनी रहेगी उतनी ज़्यादा हमको एम्प्लॉयज़ चाहिए रहेंगे। कितने प्लांट्स लगेंगे, जितने प्लांट्स लगेंगे तो उतने आपको मैनेजर भी चाहिए रहेंगे, तो उसको एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ओके। Now, setting up organizational structure meaning deciding the framework of working, how many units and sub unit of the department are needed। जैसा कि मैंने बताया कि क्या डिसाइड करें कि अगर हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर कितने कितने डिपार्टमेंट हमको चाहिए रहेंगे। हाउ मैनी पोस्ट, कितनी पोस्ट आनी पड़ेगी, डेजिग्नेशन चाहिए रहेंगे, आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग डिफरेंट पीपल्स। और किस तरह से हम कितने कितने पावर्स और किस लेवल के व्यक्ति को कितनी पावर देंगे और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ये ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है। ओके। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट होता है, पहले से डिसाइड हो जाती है किसके हाथ में कितनी पावर रहेगी। ओके। नाउ थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब लोगों को काम पे रखना, रिक्रूट करना। तो स्टार्टिंग ये थर्ड स्टेप रहती है फंक्शन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का तीसरा फंक्शन रहता है, सॉरी मैनेजमेंट का फंक्शन रहता है, पर ये फंक्शन सभी मैनेजर सारी चीज़ें करते हैं। ओके। तो एक तरह से यहाँ पर हम स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट का फंक्शन पढ़ रहे हैं। ये चीज़ क्या पढ़ रहे हो आप, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आते हैं, तो आप लिख सकते हो प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सही चीज़ें। ओके। नाउ इट रेफर्स टू द रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग। रिक्रूट करना क्या होता है, सिलेक्ट करना क्या होता है, अपॉइंट करना क्या होता है। अब यहाँ पे रिक्रूट करना मतलब सीधे मैंने बोल दिया कि मुझे 5,000 लोगों की ज़रूरत है, सब लोग अपने रेज्यूमे लेकर आ गए। ओके। नाउ आफ्टर दिस रेज्यूमे आई विल हैव टू सिलेक्ट, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से छंटनी करनी पड़ेगी, कुछ अनवांटेड एप्लीकेशन फेंक देंगे अपन, और जो अच्छे हैं वो रख लेंगे, और उसमें से हम किसी को अपॉइंट कर लेंगे। उनको फिर ड्यूटी देंगे, असाइनिंग द ड्यूटी, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज। उसका यही नहीं है मतलब कि सिर्फ काम सौंप दिया ना खत्म हो गया, उसकी शिकायतें हैं उसको भी देखना पड़ेगा, और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि वो सब अच्छे से रहे, कॉर्डियल, काफ़ी एक भाईचारे से जैसा होता है ना, भाईचारे के साथ में काम करना, उस तरह से अच्छे रिलेशन के साथ, लड़ाई झगड़े नहीं करें वो लोग आपस में कि काम दे दिया तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब बहुत ही हार्टफेल्ट रिलेशनशिप के साथ में आपको काम करना चाहिए। उसका भी ध्यान रखना, स्टाफिंग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वाले का काम है, उनके डिस्प्यूट सॉल्व करना भी इसका काम है। एचआरएम मैनेजर का वो ये स्टाफिंग का फंक्शन करता है। ओके। नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वालों का काम है। ओके। ओके। डिसाइडिंग द रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या होता है, पैसा। पैसा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, कितने क्या बढ़ाएंगे, किस हिसाब से परफॉर्मेंस उनका देखते हुए कितनी सैलरी बढ़ानी है, ये सब, और उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कई फैक्ट्री में जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होता है, वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सीधा मैनेजर बता देता है कि ये अच्छा है, ये मेरा चमचा है, ही इज़ लाइक दैट, तो इसको बना दो। ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता है। मैनेजमेंट का मतलब है जिसने जो काम किया है उसको रिकॉर्ड किया जाए, और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रमोशंस, इंसेंटिव्स और अच्छे रेमुनरेशन पैकेजेस, फैसिलिटीज़ दी जाएँ। ओके। दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। जितना ज़्यादा ये रहेगा उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जाके काम करना पसंद करेंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या बोला था मैंने, कि जब भी कुछ डायरेक्शन देते हो, निर्देश देते हो, तो काम शुरू करने के लिए किसी को, कि एक वर्क स्टार्ट होता है कि आपको बोला गया कि आप ये जाके ये काम करो, तो आप वो करने लगोगे, इनिशिएट होता है वर्क। ओके। वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट them and get the work done. Direction refers to the giving direction instruction to the employees by motivating them, supervising them. मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मोटिवेशन देना। फिर सुपरवाइज करना कि ठीक से कर रहे हो कि नहीं, सुपरवाइज ध्यान रखना, सिर्फ मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता, ध्यान भी देना पड़ता है एम्प्लॉयज काम कर भी रहे हैं कि नहीं। ओके। उनके साथ कम्युनिकेट करना। मैनेजर एक्ट एज द लीडर। लीडर मतलब कि एक आगे चल रहा है, उसके पीछे पूरी भीड़ है जिसको वो मैनेज करता जा रहा है कि क्या करना है, मैं बताऊंगा तुमको, तुम बस करना, आज ये करो ऐसे। तो उनको गाइड भी करता जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, उनको सही दिशा में ले जाता है वो। ओके। ये कौन का काम कर रहा है, एक मैनेजर का काम है। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग। क्या क्या इंक्लूड करता है, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना और लीडरशिप। ये जो 4 पॉइंट है नीचे के,
ऑल दिस 4 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस। आपको अगर डायरेक्शंस की बात करें तो सुपरवाइज भी करना है, उनको प्रोत्साहित भी करना है, मीन्स मोटिवेट करना है। देन यू विल हैव टू कम्युनिकेट। और फिर लीडरशिप, लीडरशिप मतलब आपको लीड करना है। वो आपको एक आइडल की तरह देखते हैं कि यार कुछ भी हो जाए कंपनी में हमारा बॉस संभालेंगे, ये हमारे लीडर है, ऐसा लगना चाहिए उनको। तभी वो आपको आइडल बना के बिल्कुल मेंटर की तरह आपको फॉलो करते जाएंगे। जो आप बोलोगे वो ऐसा कर देंगे, क्योंकि उनको डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको लगता है, बिलीव करते हैं कि हमारा लीडर सही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है कि डायरेक्शन देने के बाद भी कई बार काम ठीक से नहीं हो पाता, तो आपको देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली कंट्रोलिंग क्या होती है। प्लानिंग से रिलेटेड है। प्लानिंग पे अगर किसी ने बोल दिया मतलब कि ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि आपको एक मंथ में इतनी चीज़ें बनानी है मतलब बनानी है। अब उसको कंट्रोलिंग करना है, तो वो आपसे जो जो भी आपसे आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस रहता है उसको प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। प्लान परफॉर्मेंस क्या होता है, प्लान क्या किया, से फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं आपको इस मंथ में 50 कार्स बनानी थी। ओके, 50 कार्स बनानी थी, ये प्लानिंग हुई थी, तो ये प्लान्ड परफॉर्मेंस, ये आपसे मांग रही है कंपनी कि आपको इतना तो करना पड़ेगा। अब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा 40 कार्स का एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आपने कितना बनाया, 40 कार्स, 10 कार कम बनाई। तो आपको क्या बोलेंगे कि यार कंट्रोलिंग आपने ठीक से नहीं रखी, क्योंकि देखो अब अपन टारगेट अचीव नहीं कर पाए, ये चीज़ हो जाएगी। तो हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, कहीं ऐसी स्थिति में हम ना आ जाए। वी शुड नॉट फेस सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि हमारा टारगेट ही अचीव नहीं हुआ, क्योंकि आगे मार्केटिंग वालों ने पूरे 50 कार्स बेचने की प्लानिंग कर रखी होगी, तो वो पूरी चौपट हो जाएगी उनकी भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी उतना ही अच्छा काम करना पड़ेगा प्रोडक्शन वालों को, तभी वो आगे जाके उनके टारगेट जो रहते हैं, जो उन्होंने एस्टिमेशन लगाए सेल्स वालों ने, फाइनेंस मैनेजर ने, कह रहे इतनी बना देंगे 50 कार, तो 50 बिक जाएंगी तो इतना पैसा आ जाएगा। अब आपने तो 40 बनाई, तो मार्केट में 40 बिकेगी, 40 के हिसाब से ही पैसा आएगा, तो वो मनी का शॉर्टेज हो गया वहाँ पे। ओके, समझ रहे हो? तो कंट्रोलिंग रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आपने सोचे इतने आ जाएंगे, उतने आते नहीं है। ओके, तो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ देयर इज नो मैच बिटवीन देम बोथ, द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेविएशंस। क्या करता है मैनेजर, रीजन पता करता है डेविएशन का। डेविएशन क्या होता है, आपको जो भी प्लान परफॉर्मेंस है, जो भी अपना प्लान परफॉर्मेंस डिसाइड किया है उससे या तो आगे निकल जाना, जैसे कि 50 कार बोल दी तो आपने 60 बना दी, तो एक पॉजिटिव डेविएशन है। 40 अगर बनाते हो, कम बनाते हो, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो दोनों ही केस में आपको जवाब देना पड़ते हैं, क्योंकि ये जो भी कैपेसिटी प्लानिंग होती है कंट्रोलिंग के अंदर, कि उनको पता था कि इतने लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 कार बना सकते हैं, पर आपने तो 60 बना दी, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा अरे इनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, ये 60 भी बना सकते थे। ये जानबूझ के काम नहीं करते हैं, तो अगली बार आपको जो टारगेट मिलेगा वो 60 का मिलेगा, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो आपको जवाब मांगते हैं कि ऐसा क्या किया आपने कि जो कि 60 कार्स बना दी, ऐसा क्या डिफरेंस कहाँ पे आ गया, अभी तक तो आप 50 बना रहे थे। तो अब 40 बनाते हैं तो वो भी उनके लिए गलत है, वो नेगेटिव डेविएशन भरना पड़ता है। डेविएशन एक जवाब रहता है जो कि आपके जो सुपरवाइजर रहते हैं उनको फिलअप करके टॉप लेवल को बताना पड़ता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई। अब वो जो भी हो, एम्प्लॉय एब्सेंट थे, काम नहीं कर रहे थे, कम बना पाए हम, तो वो चीज़ें आपको बताना पड़ती है। डेविएशन भर के आपको जवाब देना पड़ता है, रीजन ऑफ डेविएशन, एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लेन। और आपको क्यों हुआ, कॉज यानी कि कारण, और साथ में उसको क्या करना है, करेक्टिव मेजर, मतलब आपने उसको ठीक करने के लिए क्या किया, वो भी आपको बताना पड़ेगा। दैट हाउ यू करेक्टेड इट, इंश्योर कर रहे हो कि फ्यूचर में वो गलती नहीं हो जाए। ओके, नाउ कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप ऑफ एक्शंस टू कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ। कोई मतलब नहीं, आप बस यहाँ तक करना है आपको। कंट्रोलिंग क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से तुलना करके देखते हैं, मैच करके देखते हैं कि आप पॉजिटिव डेविएशन तो है नहीं, कहीं नेगेटिव तो है नहीं, वो चीज़ वो देखेंगे, चेक करेंगे कि आप बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो कि नहीं। दैट इज वॉट कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ थैंक यू, आई विल बी कीप पोस्टिंग मोर वीडियोज ऑफ बिजनेस स्टडी। एंड ऑल्सो टेल मी इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, कुछ भी प्रॉब्लम आती है केस स्टडी में वगैरह जो मैंने यहाँ पे भी बताई थी, तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू।